मोलर मास पूछ रहा है इफ इतना इज डिजॉल्व इन इतना क्लोरोफॉर्म, मतलब क्लोरोफॉर्म मेरा सॉल्वेंट हो गया, सॉल्यूट मेरा ये कोई वो वाला कंपाउंड हो गया जिसका मुझे मास निकालना है। फॉर्म अ सॉल्यूशन दैट हैज़ अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इतना। अब सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट दिया है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ क्लोरोफॉर्म इज दिया इतना, सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट दिया है, ठीक है, मतलब प्योर फॉर्म में दिया है और जब सॉल्यूशन बन गया तो फॉर्म में दिया, तो इन दोनों का माइनस करके हम डेल्टा टी भी निकाल लेंगे। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट के भी निकालना है क्लोरोफॉर्म का, नहीं दिया हुआ है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एलिवेशन कांस्टेंट के बी ऑफ द क्लोरोफॉर्म इज दिस। तो सारी चीज़ें दी हुई है, बस हमें तो एम बी ही तो निकालना है और फॉर्मूला हमें पता है, कल ही हम लोगों ने किया था। तो सबसे पहले मैं इसका सॉल्यूशन में क्या करूँगी कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा डेल्टा टी बी, ठीक है। अब डेल्टा टी बी होगा आपका माइनस करने पर 68.04 माइनस 61.7, ठीक है, और ये बराबर हो जाएगा 6.34 डिग्री सेल्सियस के। क्लियर है। अब देखो मास ऑफ क्लोरोफॉर्म यानी कि आपका डब्ल्यू ए, मैं डायरेक्ट डब्ल्यू ए लिख दूँ, डब्ल्यू ए क्या है 24.0 ग्राम, ठीक है, और डब्ल्यू बी क्या है 6.21 ग्राम, ठीक है, और के बी कितना दिया हुआ है 3.63 सी पर मोलर, ठीक है, सी पर मोलर दिया हुआ है। अब के बी क्या हो जाएगा, के बी होता है हमारा डेल्टा टी बी इंटू एम बी इंटू डब्ल्यू ए अपॉन डब्ल्यू बी इंटू 1000, यही तो होता है। फॉर्मूला में बैठाओ सबको। तो मेरा एम बी क्या, एम जो बी निकालना है, जो मास ऑफ तुम्हारा सॉल्यूट निकालना है वो क्या हो जाएगा, बस इधर डेल क्या आ जाएगा के बी आ जाएगी, ठीक है, स्मॉल में के बी आ जाएगी, इधर डब्ल्यू बी आ जाएगा इंटू 1000 डिवाइडेड बाई डेल्टा टी बी इंटू डब्ल्यू ए, ठीक है। तो इसलिए मेरा जो मास ऑफ मोलर मास निकलेगा वो क्या निकल जाएगा, सारी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे 3.63 इंटू 1000 इंटू 6.21 डिवाइडेड बाई 6.34 इंटू 24, तो ये आपका हो जाएगा कितना 148.15 ग्राम पर मोल, ठीक है ना, समझ में आ गया, बताओ इज दिस क्लियर। चलो अब मास ऑफ एम बी, मास ऑफ एम बी मतलब सॉल्वेंट CH3Cl क्या होता है क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म CHCl3 होता है ना, यही तो होता है। इसका हम लोग एम बी निकाल सकते हैं इजीली, कार्बन 12 ऐसे निकालते हो ना जैसे, वही निकालना है तो मेरा हो जाएगा। देखो अगर मैं इसको एकदम सरल भाषा में बताऊँ, फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, मेरे पास एक सॉलिड है और मेरे पास एक लिक्विड फॉर्म है। फ्रीजिंग का मतलब तो यही हुआ ना, लिक्विड से सॉलिड की तरफ जाने का, जब हम टेम्परेचर डाउन कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरे पास कुल मिला के दो ही चीज़ है, सॉलिड और लिक्विड, और ऐसी परिस्थिति जहाँ पर आपका सॉलिड और लिक्विड दोनों एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम पॉइंट पर है, ठीक है, इक्विलिब्रियम दोनों ने अटेन कर लिया। अब ऐसी परिस्थिति में हो सकता है कि उनके पास, दोनों के पास सेम क्या हो, वेपर प्रेशर हो, ठीक है, तो इसका मतलब सेम वेपर प्रेशर, ठीक है। इसका मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि फ्रीजिंग पॉइंट एक ऐसा पॉइंट का टेम्परेचर है जहाँ पे सॉलिड और लिक्विड जो दोनों स्टेट्स में सब्सटेंस है उनका वेपर प्रेशर सेम हो जाए, ठीक है, और ये कब होगा, एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। समझ में आ गया फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। अब देखो फ्रीजिंग पॉइंट, अब लेकिन मान लो मेरे पास कोई नॉन वोलेटाइल, मेरे पास कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, ठीक है, अब मैं बोली हूँ कि ये नॉन वोलेटाइल एक सॉल्वेंट में घुल रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, अब क्या होगा कि सॉल्वेंट के प्योर फॉर्म में जो फ्रीजिंग पॉइंट थी वो, ये जो सॉल्यूशन इन दोनों के मिलकर क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा, तो सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा और गिरा हुआ होगा, ठीक है, सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो और गिरा होगा रैदर दैन सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट से बड़ा होगा, ठीक है। यही है हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। समझ में आ गया ना, जैसे हम लोग वो पढ़ रहे थे। अब तो इसमें फॉर्मूला क्या बन जाएगा बेटा जी, इसमें क्योंकि वो गिर रहा है इसलिए प्योर वाला पहले रहेगा और सॉल्यूशन वाला बाद में रहेगा। समझ में आ गया, प्योर वाला पहले रहेगा और ये फ्रीजिंग पॉइंट KF और मोलर कंसंट्रेशन के, ये मोलर कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो प्रोपोर्शनली कांस्टेंट हटाने के प्रोपोर्शनली कांस्टेंट डालना पड़ेगा, ठीक है, तो ये फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट है, ठीक है, समझ में आ गया ना। चलो ये ग्राफ क्या कह रहा है, देखो ये तो हमने अभी कर लिया, ठीक है, तो ये मोलर कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट एक डिप्रेशन, और के बी क्या है, डिप्रेशन पॉइंट, तब वो फ्रीजिंग पॉइंट के बराबर हो जाएगा अगर उसका मोलर कंसंट्रेशन 1 है। ये तो डेफिनेशन के लिए है, ठीक है, लेकिन इसका ग्राफ देखिए, मैंने आपको क्या बोला कि जो प्योर सॉल्वेंट है उसका फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, जबकि जो सॉल्यूशन है उसका कम होगा, मतलब टेम्परेचर वाइज वो कम होगा कि नहीं और घट जाएगा, जबकि जस्ट इसका ऑपोजिट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट था, जस्ट ऑपोजिट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट था ना, कि ये वाला पार्ट यहाँ आ रहा था और ये वाला पार्ट यहाँ आ रहा था। तो फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ये दोनों आपस में वाइस वर्सा है, आपस में क्या है, वाइस वर्सा है, क्लियर है, ओके। तो आप क्या करोगे, आप सब वो आपको देखो मोलर फ्रीजिंग पॉइंट, मोलर फ्रीजिंग पॉइंट मतलब TF,
टी एफ कब उसके बराबर हो जाएगा कांस्टेंट के एफ के, जब हमारी मोलालिटी जो है 1 हो जाएगी कि नहीं। तो वो यही कहने की कोशिश करा कि मोलर फ्रीजिंग डिप्रेशन कांस्टेंट इज डिफाइंड एज अ डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन दैट कंटेनिंग 1 ग्राम मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो ये के एफ की डेफिनेशन के लिए है, के एफ की या टी एफ आप बोलोगे तो अब इसके बराबर हो जाएगा। अच्छा, अब ये फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। क्यों ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है? क्योंकि ये पॉइंट जो है वो उसके मोलर कंसंट्रेशन के ओर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उसमें प्रेजेंट है, और सिंस ये इस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर डिपेंडेंट है, इस वजह से ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। आपको ये बोल सकता है कि एक नंबर के क्वेश्चन पे कि ये फ्रीजिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट कैसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, व्हाट आर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ऐसे भी करके पूछ सकता है या इनडायरेक्टली भी पूछ सकता है। ठीक है, तो इसको आप देखिए, जैसे कि हम लोग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पर डिफरेंट फार्मूला यूज़ करके मॉलिकुलर मास निकालते थे ना, सेम टू सेम वैसा ही है, क्योंकि हम जानते हैं कि टी एफ बराबर के एफ इंटू एम, और के एफ क्या है, मोलर डिप्रेशन है। तो ऑब्वियस ही बात है, मोलालिटी में निकालने के लिए जितनी सारी चीज़ें इस्तेमाल होंगी वो ये है। तो फाइनली मेरा किसी भी मॉलिकुलर मास, किसी भी सॉल्यूट का जो निकालेंगे जिसके वजह से डिप्रेशन इन फिजिकल आपके फ्रीजिंग पॉइंट आया है, उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 2 सॉल्व एग्जाम्पल रखे हैं मैंने, जैसे कि 45 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल आपका mixed with 600 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, अब फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन निकालना है और दूसरा फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन निकालना है। अब देखो ये एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, फ्रीजिंग पॉइंट का जो चेंज होगा वो डेल्टा टी एफ होगा, उसका फॉर्मूला ये है। ठीक है, अब देखो 600 ग्राम ये दिया हुआ है, डब्ल्यू बी 45 ग्राम दिया हुआ है, के एफ है 1.86, ठीक है दिया हुआ है। तो एम बी हम निकालेंगे, मॉलिकुलर मास निकालेंगे ना इस फॉर्मूले से। ठीक है, तो सारी चीज़ें इसमें पुट कर दी तो मेरा फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन निकल गया। अब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एक्चुअल सॉल्यूशन क्या होगा, डिप्रेशन हो रहा है, तो आप क्या बोलोगे कि जो आपका प्योर होगा, जो सॉल्वेंट होगा, उससे माइनस कर देंगे, ये जितना वैल्यू आया है, ये जितना वैल्यू आया है उससे माइनस कर देंगे कि नहीं। तो माइनस करने पर मेरे पास इतना वैल्यू आ गया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एडिशन ऑफ 0.643 ऑफ ग्राम ऑफ अ कंपाउंड इन 50 ml ऑफ बेंजीन। अच्छा, बेंजीन क्या हो गया, मेरा सॉल्वेंट हो गया, और जो क्या ये कैसे हुआ समझ में आ गया ना, डिप्रेशन पॉइंट हमने निकाल लिया, फिर क्योंकि प्योर का माइनस हो जाता है, माइनस हो जाएगा ना, क्योंकि प्योर का तो ज़्यादा है, डिप्रेशन पॉइंट माइनस कर दे तो ये मेरे सॉल्यूशन का निकल गया। अब ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एडिशन ऑफ 0.643 ग्राम ऑफ कंपाउंड टू 50 ml ऑफ बेंजीन, जिसकी डेंसिटी दी हुई है, लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट फ्रॉम दिस टू दिस। अच्छा, अब बताओ फ्रीजिंग पॉइंट यहाँ से यहाँ कर दिया, यानी कि इसका माइनस कर देंगे तो डेल्टा टी एफ निकल जाएगा। इफ के एफ ऑफ द बेंजीन इज दिस, कैलकुलेट द मोलर मास। वही सेम प्रोसीजर जैसे हम लोग आपके बॉइलिंग पॉइंट वाले के लिए निकाले थे, बस यहाँ पर आपका जो टेम्परेचर डिफरेंट है, डेल्टा टी एफ, वो अलग तरीके से निकलेगा बस। ठीक है, क्लियर है ना, ये वाला और ये वाला, ये दोनों तो सॉल्व है। हम लोग कुछ अनसॉल्व करेंगे, जैसे कि देखो ये वाला क्वेश्चन, द मोलर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ बेंजीन इज 4.90 kg केल्विन kg पर मोल। सेलेनियम एग्जिस्ट एज अ पॉलीमर ऑफ द सॉल्यूशन। सेलेनियम क्या है, पॉलीमर की तरह एग्जिस्ट है, मतलब सेलेनियम क्या हो गया, इसका सॉल्यूट हो गया। व्हेन 3.26 ऑफ सेलेनियम इज डिजॉल्व इन 226 ग्राम ऑफ बेंजीन, द ऑब्जर्व फ्रीजिंग पॉइंट इज 0.112 डिग्री सेल्सियस लोअर दैन द प्योर बेंजीन। डिड्यूस द फॉर्मूला, मतलब अब सेलेनियम का फॉर्मूला निकालना। याद है हम लोगों ने बॉइलिंग पॉइंट में सल्फर का S8 निकाला था, बस सेम टू सेम प्रोसीजर इसमें डिप्रेशन पॉइंट में निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम मोलर मास निकालेंगे, इसका यही निकालेंगे सबसे पहले। तो चलो मोलर मास निकालते हैं इसका। तो क्या हो जाएगा, मोलर मास का फॉर्मूला एम बी इज इक्वल टू आपका के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000, मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ। ठीक है, डब्ल्यू ए इंटू डेल्टा टी एफ, डब्ल्यू ए इंटू डेल्टा टी एफ। ठीक है, अब सारी चीज़ें लिखो। डेल्टा टी एफ क्या हो जाएगा, 0.112 डिग्री सेल्सियस। डब्ल्यू ए क्या हो जाएगा, 226 ग्राम। डब्ल्यू बी क्या हो जाएगा, 3.26 ग्राम। के एफ क्या हो जाएगा, 4.90 केल्विन पर मोल। ठीक है, अब सारी चीज़ें जब पुट करेंगे तो एम बी क्या हो जाएगा बेटा जी, 4.90 इंटू 3.26 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 226 इंटू 0.112। ठीक है, हो जाएगा, तो जो लगभग आपका 632 ग्राम पर मोल आएगा, ये ऐसा है। लेकिन इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, हमें तो सेलेनियम का फॉर्मूला निकालना है, तो मैं अलग पेन से निकल रही हूँ। ठीक है, अब फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, देखो मॉलिक्यूलर मास, अगर मैं ऐसे बोलूँ मॉलिक्यूलर मास ऑफ SeX कितना आया, X मान लो कि X एटम्स प्रेजेंट है, तो X इंटू 78.8 सेलेनियम का होता है, तो 632 इज इक्वल टू X इंटू 78.8। तो इससे मेरा X की वैल्यू क्या निकल जाएगी, इससे डिवाइड करने पर 632 डिवाइडेड बाई 78.8 यानी कि 8 निकल जाएगा। तो यानी कि सेलेनियम का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सेलेनियम हो जाएगा Se8। क्या हो जाएगा, Se8। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
1.02 ग्राम ऑफ यूरिया when dissolved in 98.5 ग्राम ऑफ certain solvent decreases its freezing point. चलो, of unknown compound when dissolved in 86 gram of the same solvent depresses the freezing point by this. Calculate the molar mass of the unknown compound. अब unknown compound का molar mass निकालना है. सेम प्रोसीजर है, कुछ अलग नहीं है. देखो क्या होगा, पहले तो हम बोलेंगे भैया जो डेल्टा एफ है वो आपका क्या होता है, के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइडेड बाई आपका डब्ल्यू ए इंटू एम बी. ठीक है, समझ में आ गया. अब अगर ये बोला जाए यूरिया सॉल्यूशन, फॉर यूरिया सॉल्यूशन, तो मेरे पास गिवन क्वांटिटीज़ क्या है, डब्ल्यू बी इज इक्वल टू 1.02 ग्राम, डब्ल्यू ए इज इक्वल टू 98.5 ग्राम, और डेल्टा टी एफ क्या है हमारा 0.211 एल. ठीक है, सारी चीज़ों को पुट किया मैंने, तो 0.211 इज इक्वल टू के एफ इंटू 1.02 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई आपका 98.5 इंटू 60. ठीक है, इससे मेरा जो के एफ निकलेगा बेटा वो क्या निकलेगा बताओ, 1.22 पर मोलर. ठीक है, अब अननोन कंपाउंड का मोलर मास निकालना है, तो फॉर्मूला तो मेरा ये का सही रहेगा, बट अब मैं अगर अननोन का निकालूँ अलग ढंग से, फॉर अननोन कंपाउंड मोलर मास. ठीक है, तो क्या हो जाएगा बताओ. इसके लिए मेरा डब्ल्यू बी जो दिया हुआ है वो है आपका 1.60 ग्राम, डब्ल्यू ए जो हो जाएगा वो आपका 86.0 ग्राम, डेल्टा टी एफ जो होगा वो आपका हो जाएगा 0.34 केल्विन. ठीक है, और के एफ तो हमने निकाला ही है पहले से, वो हो जाएगा आपका 1.22 केल्विन पर मोल. ठीक है, अब एम बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो ये आपका के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000, बस कुछ नहीं, इस फॉर्मूले को पलट दिया के एम बी के लिए, 0 अपॉन आपका क्या हो जाएगा डब्ल्यू ए इंटू टी एफ, सारी वैल्यूज़ को पुट करो, तो एम बी में क्या हो जाएगा 1.22 इंटू 1.60 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 86.0 इंटू 0.34. ठीक है, तो ये लगभग आपका बेटा जी 66.76 ग्राम पर मोल आ जाएगा. ठीक है, तो उसका मॉलिकुलर मास जो अननोन कंपाउंड था उसका क्या निकला आपका 66.76 ग्राम पर मोल. ठीक है, इसलिए हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर और ऑस्मोसिस प्रोसेस जो है वो अभी निकाल लेंगे. देखो क्या होता है कि आपने पहले भी सुना होगा कि अगर हमारे पास ऐसा कंटेनर, क्लोज कंटेनर है, ठीक है, और डिफरेंट दोनों पास एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, मैं बताऊंगी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अभी सिर्फ इतना जानो कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है. ठीक है, और ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन सॉल्यूट्स को रोक देती है, बाकी सॉल्वेंट को पास करने देती है दूसरे पर. एक्चुअली ये जो पासिंग भी होता है ना, ये कंसंट्रेशन डिफरेंस के कारण होता है. किसके डिफरेंस के कारण, कंसंट्रेशन डिफरेंस के कारण. ठीक है, अब बात क्या है कि ये कह रहा है कि देखो ऑस्मोसिस क्या है, द प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस. यही मैंने अभी कहा. अब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को ये फ्लो करने देता है लोअर कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन, ये भी मैंने अभी बोला कंसंट्रेशन डिफरेंशिएशन के कारण. अब दूसरा पॉइंट है ऑस्मोटिक प्रेशर. ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है बेटा जी कि द प्रेशर दैट स्टॉप्स द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड ऑफ द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, उसी को हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं. बस इतना जानो कि यहाँ से यहाँ का जो फॉलो अप हो रहा है कंसंट्रेशन डिफरेंस के कारण, ठीक है, वो फ्लो अगर मैंने स्टॉप कर दिया एक्सटर्नल एजेंट्स जैसे कि ऑस्मोटिक प्रेशर से, तो उसी जिस प्रेशर से हम स्टॉप करेंगे उसी को हम ऑस्मोटिक प्रेशर करेंगे. ये आपका मोटा मोटा सा डिफरेंस है, पर ये सब नहीं पूछता है. पूछता क्या है, देखो ये तो ऑस्मोसिस मैंने अभी आपको बताया ही है, और ये यही इसी चीज़ में कह रहे हैं कि हमेशा फ्लो जो होगा लो कंसंट्रेशन से आपके हाई कंसंट्रेशन में फ्लो करेगा, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर फ्लो करेगा. और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. अब देखो जिसका कंसंट्रेशन मोर होगा उसमें सॉलिड की परसेंटेज क्या हो जाएगी, ज़्यादा होगी ना. जिसमें लो होगा उसमें सॉलिड की परसेंटेज क्या होगी, कंसंट्रेशन की सॉलिड की कम होगी. यही तो होगा. अब देखो ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है बेटा जी, ऐसा बहुत मिलता है. अगर आप नेचुरली देखो तो पिग का जो पेट होता है उसकी जो ऊपर की स्किन होती है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है. इवन आपके बहुत सारे पेड़ ऐसे होते हैं जिसमें, समझ में आ गया ना ये चीज़ क्या होती है, फिर से एक बार बता दें. देखो अगर मेरे पास ऐसा कोई कंटेनर है क्लोज्ड, और यहाँ पर हमारे पास एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ठीक है, और यहाँ पर कंसंट्रेशन का डिफरेंस है, दोनों तरफ कंसंट्रेशन का डिफरेंस है. किसके कंसंट्रेशन का डिफरेंस होगा, ऑब्वियस सी बात है सॉल्यूट का. ठीक है, और फ्लो कौन करता है, स्टॉप किया जाता है सॉल्यूट को और फ्लो करने दिया जाता है सॉल्वेंट को, याद रखना हमेशा.
ठीक है। अब कंसंट्रेशन डिफरेंस होगा तो सॉल्वेंट इधर से उधर फ्लो करेगा, लेकिन लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो करेगा। किसके थ्रू फ्लो करेगा? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के। और अगर इसके फ्लो को किसी भी एंगल से रोक दिया जाए तो उसे हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर से रोकेंगे और किसके ऊपर अप्लाई करेंगे? सॉल्वेंट के ऊपर अप्लाई करेंगे तो वो रुक जाएगा। ठीक है, अब वही चीज़ इसमें बताई गई है कि ऑस्मोसिस क्या है। अब देखो, लेस कंसंट्रेशन सॉल्यूशन है, इसका मतलब उसमें सॉल्यूट की मात्रा कम है। मोर कंसंट्रेशन सॉल्यूट है, इसका मतलब उसमें कंसंट्रेशन सॉल्यूट की कंसंट्रेशन की मात्रा ज़्यादा है। थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब सारे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होते हैं, सॉरी, नेचुरली भी ऑकरेंगे, आर्टिफिशियल भी ऑकरेंगे, पर नेचुरल की जो है रिलायबिलिटी और उसकी टोटल कितना आइडियल हमें दे सकता है रिजल्ट, इसके ऊपर शंका होती है। इस वजह से आर्टिफिशियल लैब टेस्टेड बनाए जाते हैं। आर्टिफिशियल क्या होगा? एक फिल्म है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की जिसका नाम है जेलेटिनियस प्रेसिपिटेट्स ऑफ क्यूप्रिक फेरोसाइनाइड, उसका ये फॉर्मूला है। ठीक है, और ये क्या होता है? बहुत बहुत पतली पतली फिल्म का नेटवर्क होता है जो कि आपके सब माइक्रोस्कोपिक पोर्स या होल्स का होता है। ठीक है, इसीलिए आपके पास यहाँ पर बताया गया है कि जो मिनिमम एक्सेस प्रेशर which must be applied to a solution to prevent the passage of a solvent into through a semi-permeable membrane। ठीक है, एक्चुअली ये इक्विलिब्रियम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है जो कि सॉल्यूशन पर अप्लाई किया जाता है ड्यू टू ऑस्मोसिस ऑफ द प्योर सॉल्वेंट इनटू इट इज अ मेजर ऑफ आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, इक्विलिब्रियम अटेन कर जाता है, यानी कि दोनों तरफ का कंसंट्रेशन सेम हो गया। अब हम उस चीज़ को स्टॉप कर देंगे। क्लियर है? समझ में आ गया ना ये चीज़?